वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जून 2022 और जो दिसंबर 2021 की मर्ज साइकिल है उसके पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम टोटल 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब लास्ट के 30th क्वेश्चंस में से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम बचे हुए 30 क्वेश्चन इस साइकिल की कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 71 क्वेश्चन है। ये कुछ कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमें उन्हें मैच करना है। देखिए सामने वाले से। तो सबसे पहला है एम्बल्स, ठीक है। एम्बल्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। एम्बलम्स हमारे क्या होते हैं, ये आपका इसका आंसर है कम्युनिकेट अ मैसेज अदर देन द टॉपिक्स ऑफ करंट कन्वर्सेशन, ठीक है। जो आपका करंट कन्वर्सेशन चल रहा है आपका, उससे अलग मैसेज जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो एम्बल्स क्या होते हैं, नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं दैट कैन जनरली बी ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू वर्ड्स, ठीक है। जिसको हम सीधे सीधे किस में वर्ड्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम ओके सिंबल किसके थ्रू दिखाते हैं, थम्स के थ्रू। थम्स अप दिखाते हैं ना, हम थम्स को ऊपर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ओके। और थम्स को नीचे करोगे तो फुसफुस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एम्बल्स हैं, ठीक है, जो हमारे चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो एम्बल्स क्या है, ये एन ऑब्जेक्ट और सिंबल्स है दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट और जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जो किसी को भी रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाते हैं, एम्बल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट अ मैसेज अदर देन द टॉपिक ऑफ करंट कन्वर्सेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, टॉपिक के अलावा जो आपका मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलस्ट्रेटर्स, ठीक है। इलस्ट्रेटर्स हमारे क्या है, इलस्ट्रेटर्स हैं हमारे कम्युनिकेट अ मैसेज अदर देन द टॉपिक ऑफ करंट कन्वर्सेशन। ये तो पहले वाला है, एम्बल्स का है, ठीक है। इलस्ट्रेटर्स में क्या है, साइंस दैट कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये क्या करता है आपका जो आपका संकेत जो मौखिक संप्रेषण में पूरक होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके साइंस को जो आपकी निशानियां हैं, जो आपके सिंबल्स हैं, उनको क्या करता है, साइंस विद वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीटनेस देने का काम करता है, ठीक है। इलस्ट्रेटर्स, ठीक है। इलस्ट्रेटर्स हमारे होते क्या हैं, इलस्ट्रेटर्स हमारे कॉमन टाइप के हैं, ये गेस्चर्स हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये गेस्चर्स होते हैं, आर यूज टू इलस्ट्रेट द वर्बल मैसेज दैट अकम्पनी, ठीक है। तो ये किस लिए, हम वर्बल मैसेज को कंपनी देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे इलस्ट्रेट को, जो हमारे क्या है, गेस्चर्स हैं, ठीक है। समझ में आया। गेस्चर्स मतलब एक्सप्रेशंस बनाते हैं ना हम कभी कभार, फेशियल एक्सप्रेशंस, हाथों के एक्सप्रेशंस, तो वो सब हमारे किस में आएंगे, इलस्ट्रेटर्स में आएंगे, ठीक है। फिर है रेगुलेटर्स, थर्ड वाला। तो इसमें इलस्ट्रेटर्स का कौन सा हो गया हमारा, ये वाला है, ठीक है, बी वाला, बी, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, इलस्ट्रेटर्स का हो गया। फिर है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स में हमारा क्या है, रेगुलेटर्स का मतलब होता है रेगुलेट करना, ठीक है, चीज़ों को रेगुलेट करना। तो रेगुलेटर्स में हमारे क्या क्या आएंगे, रेगुलेटर्स आर नॉन वर्बल क्यूज विच रेगुलेट्स इंटरेक्शन, ठीक है। ये नॉन वर्बल क्यूज है और क्या करते हैं, इंटरेक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। मेंटेन द फ्लो ऑफ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फ्लो जो है, फ्लुएंसी को मेंटेन रखते हो, तो वो क्या है, वो आपका रेगुलेटर कहलाएगा, ठीक है। फिर है एडॉप्टर्स। एडॉप्टर्स कौन से होते हैं, एडॉप्टर्स वो होते हैं जो आपका टचिंग बिहेवियर मूवमेंट दैट इंडिकेट इंटर्न स्टेट्स टिपिकली रिलेटेड टू अराउजल एंड एंजाइटी, ठीक है। ये क्या है, जब आप चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखते हो, ठीक है, कोई भी टचिंग बिहेवियर एंड मूवमेंट जो है वो आप इंडिकेट करते हो इंटर्न स्टेट टिपिकली रिलेटेड टू अराउजल एंड एंजाइटी, ठीक है, जो कि आपके अराउजल एंड एंजाइटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके अडॉप्टर्स हैं। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, साइन हेल्प्स रिलीव टेंशन और स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या करता है, आपका अडॉप्टर्स क्या होते हैं, आपको आपके टेंशन और स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अडॉप्टर्स हैं जो आप अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड मेथड नोटेशंस, ठीक है। मिक्स्ड मेथड नोटेशंस में हमारा क्या है, इसका एक आपका क्या आएगा, ये रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड है। अगर हम मिक्स्ड मेथड नोटेशंस करेंगे, मिश्रित विधि अंकन पद्धति, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ये है हमारा, इसका होगा शॉर्टलैंड लेबल्स कन्वेइंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मिक्स्ड मेथड, ठीक है। ये क्या है आपका, नोटेशंस का मतलब क्या है, वो आपको क्या देगा, आपको इंपॉर्टेंस बताएगा कि मिक्स्ड मेथड का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है।
दूसरा है मिक्स्ड मेथड पर्पस, ठीक है। मिक्स्ड मेथड का पर्पस क्या है, तो पर्पस में क्या आएगा, ओवरऑल इंटेंट कन्वेइंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंड्स, ठीक है। जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, दोनों का क्या इंटेंट है, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से हम वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। तो ये हम बताते हैं मिक्स्ड मेथड पर्पस में कि कारण क्या है, जिसके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसके चलते हम मिक्स्ड मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स्ड मेथड रिसर्च कौन सी कहलाएगी, मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहलाएगी आपकी एन अप्रोच टू इंक्वायरी दैट कंबाइंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। मिक्स्ड मेथड वही है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च वो है जिसमें हम क्वालिटी और क्वांटिटी मेथड दोनों को यूज़ करते हैं जब हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो ठीक है। तो वो हो गया। फिर है मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, इस क्वेश्चन में आएगा मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्वेश्चन में आएगा स्पेशल क्वेश्चन डायरेक्टली टू एड्रेस मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ्स, ठीक है। मतलब आपको क्वालिटेटिव चीज़ भी पता करनी है, क्वांटिटेटिव चीज़ पता भी करनी है, और ये आपके क्वेश्चन से, रिसर्च का जो क्वेश्चन है, जो टाइटल है, उसमें भी आपको पता चलेगा, उसमें आप दोनों को इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके रिसर्च से क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके है, ये अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुट अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड विच हाईएस्ट टू लोएस्ट आयरन कंटेंट, ठीक है। आयरन कंटेंट का हमें बताना है कि हाईएस्ट से लोएस्ट हमारा कितना आयरन कंटेंट पाया जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत अजीब से लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हर आइटम का पता होना बहुत मुश्किल है। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका सबसे पहले आएगा जो आपकी हींग है। हींग में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है इन सब में। हींग के बाद आपका दूसरा सोयाबीन में पाया जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपका बाजरा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है आपका बादाम, और फिफ्थ नंबर पे आपका पालक, ठीक है। उच्चतम से निम्नतम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट, हाईएस्ट से लोएस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा हींग में पाया जाएगा, सबसे कम हमारा पाया जाएगा इसमें पालक में, ठीक है, आयरन कंटेंट। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिशन ये क्या है आपका, अरेंज द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अगर आप न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस दोगे तो उसका सीक्वेंस आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा, मान लो आपके पास पेशेंट आया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्रीनिंग करोगे, यानी कि उसकी जाँच करोगे, उसके बारे में उसके जितना डेटा हो सकता है वो कलेक्ट करोगे, उसकी हाइट वेट वगैरह सब नापोगे, उसके सारे टेस्ट कराओगे, तो वो सब किस में आएगा, आपका स्क्रीनिंग में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करोगे, दूसरे नंबर पर आप उसका असेसमेंट करोगे, ठीक है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करोगे आप, उसका न्यूट्रिशन देखोगे कि कितना कम है, ठीक है। तीसरा, इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आएगा न्यूट्रिशन डायग्नोस करोगे आप, ठीक है, डायग्नोस करोगे कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आप मॉनिटरिंग करोगे कि जो भी आपने उसको ट्रीटमेंट किया है, डायग्नोस में आप उसको पूरा ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ दे दोगे। मॉनिटरिंग में आप देखोगे जो भी आपने उसको ट्रीटमेंट दिया है वो कितना सक्सेस हो रहा है, सॉरी फोर्थ नंबर पर है आपका, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका क्या आएगा, डायग्नोस आ गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आएगा आपका इंटरवेंशन, ठीक है। इंटरवेंशन आपका फोर्थ नंबर पर है। तब आप जब जो भी आपने डायग्नोस किया है प्रॉब्लम, उसको आप इंटरवेंशन में लागू कर दोगे, ठीक है। मतलब कि इंटरवेंशन, मान लो किसी में आयरन की कमी है तो आपने उसको आयरन सप्लीमेंट्स देने शुरू कर दिए, ठीक है, तो इंटरवेंशन में आएगा। तो आपने कुछ टाइम के लिए उसे डाइट और इन सब के थ्रू उसको आयरन उसका बॉडी का सही करने के लिए आपने 1-2 महीने का उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद आप मॉनिटरिंग करोगे, दोबारा से आयरन चेक करोगे कि उसका आयरन में कुछ फ़ायदा हुआ है हीमोग्लोबिन में या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, सबसे पहले आपने स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग हमेशा सबसे पहले नंबर पे आएगी, क्योंकि स्क्रीनिंग क्या है, आपका इनिशियल डेटा कलेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले आप जो शुरुआत का जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको आप कलेक्ट करते हो। सेकंड नंबर पे आपका क्या आएगा, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करोगे आप उसका, कितना न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो आपको लगता है उसके टेस्ट वगैरह सब फॉलो कराओगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर है आपका पोषण डायग्नोस करोगे, थर्ड नंबर पर डायग्नोस करोगे, फोर्थ नंबर पर इंटरवेंशन करोगे, फिफ्थ नंबर पर आप क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वुल प्रोडक्शन। अच्छा, वुल के प्रोडक्शन को अगर हम करते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है इसके करेक्ट सीक्वेंस में आपका इसमें आएगा शेयरिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, ठीक है, ऊन कटाई। जो आपने देखा होगा वो जितने भी हमारे शीप्स होते हैं उनमें से हम क्या करते हैं, छटाई कटाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेडिंग करोगे उसको, जो भी आपके पास ऊन आया है उसको ग्रेड्स कर दोगे, अच्छी क्वालिटी के ऊन को अलग करोगे और जो लोअर क्वालिटी है उसके ऊन को अलग करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड ही हो गया।
उसके बाद है आपका थर्ड नंबर पे आप करोगे उसका स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग में क्या होता है, उसकी सफाई करोगे, एक तरह से धुलाई करना केमिकल्स के साथ, स्क्वायरिंग हो गया। स्क्वायरिंग के बाद आप करोगे उसे कार्बोनाइजिंग करोगे आप उसको, फिर ठीक है कार्बोनाइजिंग। उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पे आप कार्डिंग करोगे, सिक्स नंबर पर कोम्बिंग करोगे। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ, पहले नंबर पे आपका शेडिंग हुआ, फिर आपका ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग होगा, फिर आपका थर्ड नंबर पे स्कॉरिंग होगा, फोर्थ नंबर पे आपका कार्बोनाइजिंग होगा, फिफ्थ नंबर पे आपका कार्डिंग होगा, सिक्स नंबर पे कॉम्बिंग होगा। ठीक है, ये आपका वुल का प्रोसीजर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग कलमकारी। ठीक है, कलमकारी बनाने के आपके क्या क्या सीक्वेंस है। ठीक है, कलमकारी क्या आपको पता ही है, कहाँ की है कलमकारी। कलमकारी हमारी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हमारी कलमकारी होती है। ये क्या है, एक पेंटिंग है। ठीक है, जो हम प्रिंटिंग करते हैं ना वो है हमारी। इसमें पेन के थ्रू पूरा पेंट में ड्रॉ किया जाता है कपड़े के ऊपर या फिर साड़ी पे। अगर आपको कलमकारी करनी है तो पूरा पेन के थ्रू, जैसे कलम होते हैं ना, कलम के थ्रू कलरफुल ड्रॉज हम उसमें कपड़े पे करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कलमकारी बोलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, अभी कलमकारी के स्टेप्स बोल रहा है। तो सबसे पहले में क्या है आपका स्टेप्स में, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग करोगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे नेचुरल ब्लीचिंग करनी है। नेचुरल ब्लीचिंग में आप बहुत सारी वो है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। नेचुरल ब्लीचिंग में गाय का गोबर वगैरह यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो नेचुरल ब्लीचिंग करोगे आप इसे सबसे पहले नंबर पे। दूसरा माइरोब्लम ट्रीटमेंट दोगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे माइरोब्लम ट्रीटमेंट दोगे। थर्ड नंबर पे आप उसकी प्रिंटिंग करोगे। ठीक है, उसमें प्रिंट जो भी आपको करना है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, फोर्थ नंबर पर उसकी वॉशिंग एंड बॉइलिंग करोगे। ठीक है, उसको फिर वॉश करोगे धोगे, उसके बाद उसकी पेंटिंग करोगे। ठीक है, फिर उसमें पेंटिंग करने बैठोगे। फिर सिक्स नंबर पे आप अलम ट्रीटमेंट एंड वॉशिंग करोगे। ठीक है, सिक्स नंबर पे क्या करोगे, अलम ट्रीटमेंट और वॉशिंग करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने इसमें, सबसे पहले नंबर पे आपको इसको नेचुरल ब्लीचिंग करना है इसको। दूसरे नंबर पे माइरोब्लम ट्रीटमेंट देना है। तीसरे नंबर पे आपने इसको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको इसको प्रिंटिंग में भेजना है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपने इसमें क्या करना है, वॉशिंग एंड बॉइलिंग करना है। फिफ्थ नंबर पे आपने इसको पेंटिंग करना है। और सिक्स नंबर पे आपने अलम ट्रीटमेंट एंड वॉशिंग करना है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने क्वेश्चन पेपर, उसमें अच्छे से इसकी स्टेप्स को बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट टू अ बिल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट टू अ बिल्डिंग। किसी भवन की ऊर्जा संकेक्षण के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, ऑडिटर क्लाइंट मीटिंग। ठीक है, जो आपके ऑडिटर हैं और जो क्लाइंट है उसकी मीटिंग कराओगे आप सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एनर्जी ऑडिट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एनर्जी ऑडिट का मतलब होता है एनर्जी बिल्ट इन अ बिल्डिंग इज़ अ फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, जो हमारी एनर्जी ऑडिट है, इसका मतलब हम ये देखते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है उसमें जो एनर्जी है कितनी फिजिबिलिटी के साथ यूज़ हो रही है। ठीक है, बाय क्वालिफाइड पीपल्स कॉल्ड एनर्जी मैनेजर। और ये कौन करता है, क्वालिफाइड पीपल्स होते हैं, वो उन लोग को बुलाया जाता है कि आप आओ और हमारी बिल्डिंग में देखो कि भाई हमारी बिल्डिंग में कितनी अच्छी हमने एनर्जी सेविंग फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी मैनेजर आते हैं और असिस्ट करते हैं आपकी बिल्डिंग को, फैसिलिटीज़ को, इंडस्ट्रियल पर्पस को, और बताते हैं आपको कि कितनी आपने किस तरीके से आप अपनी एनर्जी की इफ़िशियंसी जो है अपने उसमें बचा सकते हो। जैसे कि आप इतनी ज़्यादा सनलाइट को यूज़ करो अपने घर में कि आपको लाइट ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ही ना हो दिन में। ठीक है, और वेंटिलेशन इतना अच्छा हो कि आपको बहुत टाइम पंखे और एसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, एनर्जी इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है ऑडिट्स के लिए, तो ये बिल्डिंग कोड्स वगैरह में सब दिया हुआ है ये। अब इन्होंने हमें स्टेप्स दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप ऑडिट क्लाइंट मीटिंग कराओगे। ठीक है, ऑडिटर क्लाइंट मीटिंग कराओगे। तो सबसे पहले आप बुलाओगे कि भाई आओ हमारी बिल्डिंग में और देखो कि कितने हमारा किस तरीके से हम एफिशिएंसी कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कर सकते हैं। साइट इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर, फिर आप अपने जो ऑडिटर है, जो आपने एक्सपर्ट को रखा है, एनर्जी मैनेजर को रखा है, वो आपके आते हैं और देखते हैं, आपकी साइट पे आकर के इंस्पेक्शन देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे एनालाइजिंग द पास्ट पैटर्न ऑफ एनर्जी यूज। ठीक है, और जो आप अब तक अपना पैटर्न जो एनर्जी यूज़ कर रहे हो उसको एनालाइज करेंगे वो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका क्या आएगा, इसमें आएगा आपका
ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर क्या करेगा, अपना रिपोर्ट बना के आपको देगा, ठीक है। 5th नंबर पे आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिटर्स रिकमेंडेशन, ठीक है। जो भी आपने फिर आप जब ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट बना के दे दी तो जो भी रिपोर्ट में से रिकमेंडेशन दिए हैं उसको आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है अपनी बिल्डिंग पे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये करना चाहिए। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा और आपका जो घर पे वेस्ट कर होगी एनर्जी वो भी बचेगी, ठीक है। तो ये हमारे ऑडिटर एनर्जी ऑडिट करने के लिए ऑडिटर्स होते हैं, वो करते हैं इस काम में को, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका ऑडिटर क्लाइंट मीटिंग आएगा, सी वाला। सेकंड नंबर पे आएगा आपका साइट इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, सेकंड नंबर बी ए नंबर का। फिर थर्ड नंबर में आएगा एनालाइजिंग द पास्ट पैटर्न ऑफ एनर्जी यूज, बी नंबर वाला। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा ऑडिटर रिपोर्ट, यानी कि अंकेक्षण की रिपोर्ट, जो भी आपका ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट देगा फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिटर्स रिकमेंडेशन, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिटर रिकमेंडेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस को अरेंज करना है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस सिंपल है, ये हमने पढ़ा है एफआरएम वाले नोट्स में। तो अगर आपको कोई कंट्रोल करना होता है तो हम पहले कोई स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर हम अपने जो भी हमने पहले से स्टैंडर्ड बना लिया है कि हम 100 मार्क्स लेके पास होंगे, ठीक है। और फिर जब हमारा रिजल्ट आ गया तो हमने देखा कि हम 100 मार्क्स लेके पास हुए हैं या फिर नहीं हुए, तो वो कंट्रोलिंग हो गई, ठीक है। कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे क्या हम उस स्टैंडर्ड के आसपास पहुँच पाए या फिर नहीं पहुँच पाए, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसमें अब आपका पहला नंबर पर है सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करोगे कि हमें इस लेवल का परफॉर्मेंस देना है। सेकंड नंबर पे करोगे आप मेजर परफॉर्मेंस, फिर आप ये देखोगे कि भाई हमने जब वो परफॉर्मेंस पूरी होगी आप मेजर करोगे उसे। थर्ड नंबर पे करोगे कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड के साथ आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे। फोर्थ नंबर पे देखोगे एनालिसिस ऑफ डेविएशन कि आप सही से अगर आप जो आपने 100 मार्क्स का टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप दोबारा से काम करोगे उसमें, ठीक है। और फिर टेक करेक्टिव एक्शन, और अगर नहीं कर पाया आप उसके बाद करेक्टिव एक्शन लोगे आप उसको, ठीक है। तो ये आपके 5 स्टेप्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज स्टेप्स इन द क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। क्रिएटिव प्रोसेस में हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है इंसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि। अरे क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। क्रिएटिव प्रोसेस में आपकी क्या क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंसाइट आएगा इसमें फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आएगा एलोब्रेशन। फिर थर्ड नंबर पे आपका आएगा इंक्यूबेशन। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका प्रिपरेशन और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका इवोल्यूशन, ठीक है। अब इंसाइट का मतलब क्या होता है, जो पहले नंबर पर हमने देखा, इंसाइट का मतलब होता है कोई भी आइडिया या किसी भी बारे में आपको एक क्लीन और डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंसाइट बोलते हैं। आपके दिमाग में कोई बहुत ही डीपली कोई आपका आइडिया आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंसाइट, ठीक है। फिर एलोब्रेशन में क्या है, जो भी आइडिया हमें आया है उसको क्या करना है, अपने डिटेल्स को ऐड करना है, एलोब्रेट करना है, उसे और भी फैलाना है, ठीक है। उसे और भी ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इकट्ठी करनी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो आइडिया है फिर आप उसको फैलाओगे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा आप आइडियाज़ को ऐड करोगे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे एलोब्रेशन हो गया। फिर नेक्स्ट है इंक्यूबेशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका, इंक्यूबेशन आएगा, जिसमें क्या है आइडिया इंक्यूबेशन रिफर टू द सिस्टमेटिक नर्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज विद इन अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है। जो भी आपका एक इनोवेटिव आइडियाज आपको आया था, कब आया था, आपको इंसाइट में, और फिर आपने उसको एलिब्रेट किया था, उसको अब आपको क्या करना है, उसको आपको नर्चर करना है, ठीक है, विद अ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट। एक अच्छा इन्वायरमेंट, सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, उस आइडिया को और भी ज़्यादा अच्छे से नर्चर करना है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंक्यूबेशन के बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे है प्रिपरेशन, ठीक है। जो भी आपका आइडिया आया है फोर्थ नंबर पे, अब आप उसकी तैयारी करोगे। आपने उसके बारे में अच्छे से इंसाइट, आपको आइडिया आया, आपने उसे सेलिब्रेट किया, उसके बाद इंक्यूबेशन किया, उसके बाद प्रिपरेशन करोगे। जो भी आइडिया है उसको आपने अप्लाई करने के लिए आप उस पर प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। फिर इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में लास्ट में आप ये देखोगे कि जो भी आइडिया आया था वो सक्सेस रहा या फिर नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, अरेंज रिएक्शन साइको सोशल स्टेज इन अ सीक्वेंस, ठीक है। तो साइको सोशल स्टेज को हमें सीक्वेंस पे अरेंज करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आएगा, ठीक है। पहले नंबर पे डी वाला आएगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आएगा आपका पहले नंबर पे, ठीक है। ये आपका कौन से वाले में होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। आपका सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आता है, फिर थर्ड नंबर पे आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है, ठीक है। तो इन्होंने दो तो दिए नहीं है, तो थर्ड नंबर वाला दिया है। इसके बाद आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बाद कौन सा आएगा आपका, सेकंड नंबर पे आएगा ऑटोनॉम इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ठीक है। सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी आएगा। फिर थर्ड नंबर पे आएगा आपका आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, ये डॉल्सन्स में होता है जो, ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है, ये आपका एडल्टहुड में है, यंग एडल्टहुड में। फिर इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर, ये आपका ओल्ड एज में है, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से अरेंज होंगे। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, सेकंड नंबर पे आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, फोर्थ नंबर पे है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और फिफ्थ नंबर पे आपका इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर, ठीक है। ये आपके 5 स्टेप्स अरेंज हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द हाईएस्ट परसेंटेज टू द लोअर परसेंटेज ऑफ मेमोरी रिटेंशन एज पर द एडगर डेल, ठीक है। एडगर डेल ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, उसके हिसाब से हमें क्या लगाना है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें ये लगाना है कि किस में सबसे ज़्यादा आपका दिमाग में रिटेंशन होता है, ठीक है। किस मेथड में सबसे ज़्यादा क्या है आपके मेमोरी में रिटेंशन मेथड आपका होगा, जो अगर आप इस मेथड से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा वो चीज़ काफ़ी समय तक रहेगी, ठीक है। इसको रिटेंशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें है सबसे पहले नंबर पर, अगर हम इसको लगाएंगे कि ये हमें कहाँ से लगाना है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ लगाना है, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ लगाने को कह रहा है ये। तो हाईएस्ट इसमें देखो, डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स, स्टिमुलेट, वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन, वॉच अ वीडियो और रीड। तो सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ से याद रहेगा, जब आप साइमुलेट करके करोगे चीज़ों को। साइमुलेट का मतलब होता है बिल्कुल रियल सिचुएशन में चीज़ों को सीखना, ठीक है, आर्टिफिशियल रियल सिचुएशन में जाकर के चीज़ों को सीखना। जैसे कि आपका जो अगर कोई पायलट है तो उसको क्या करते हैं हम, पहले एक आर्टिफिशियल प्लेन में बनाकर उसको सारे प्रोसीजर सिखाते हैं, तो वो क्या है, साइमुलेट है आपका, ठीक है। फिर पहले आपका साइमुलेट आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, दूसरे नंबर पे आएगा डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स, ठीक है, जो आपके लेसन है सहयोगात्मक सबक का अभिकल्प करना, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन देख करके भी आपको अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में पे क्या आएगा, वीडियोस देख के, ठीक है, इसलिए आजकल लोग ऑनलाइन पढ़ने लग गए क्योंकि वीडियोस देख के ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आया आपका, सबसे ज़्यादा याद रहेगा आपका साइमुलेट। याद, अगर आप कोई चीज़ साइमुलेशन के थ्रू सीख रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा समय तक याद रहेगी, जल्दी आप सीख जाओगे। सेकंड नंबर पे डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन आएगा। थर्ड नंबर पे आएगा आपका वॉच डेमोन्स्ट्रेशन। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका वॉच वीडियोज़। और फिफ्थ नंबर पे आएगा रीड, ठीक है। पढ़ने में, सुनने में आपको सबसे लास्ट में जाकर के चीज़ें याद रहती हैं, आप पढ़ करके आप सबसे पहले भूल जाते हो, ठीक है। कोई चीज़ पढ़ी आपने किताब से, सबसे पहले भूल जाओगे आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके कोन ऑफ एडगर डेल के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अरेंज द स्टेप्स इन अ फॉर्मुलेटिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपके पास है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है एनालिसिस ऑफ ऑडियंस। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑडियंस का एनालिसिस करोगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, ऑडियंस का एनालिसिस करना है। सेकंड नंबर पे आपने करना है इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन गोल्स, जो भी चीज़ आपको कम्युनिकेट करनी है उसका गोल बनाना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपका सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया। फिर आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन मेथड्स और मीडिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है डिज़ाइनिंग प्रोसेस। फोर्थ नंबर पे क्या है आपका, डिज़ाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है डिज़ाइनिंग प्रोसेस। और फिफ्थ नंबर पे है आपका, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे कौन सा आएगा, एक ही बचा है अब शायद, नहीं दो और बचा है। फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। सिक्स नंबर पे आएगा आपका एवोल्यूशन जनरली लास्ट में ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आया आपका, सबसे पहले नंबर पे आया फॉर्मुलेशन ऑफ कम्युनिकेशन गोल्स, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आप कम्युनिकेशन का गोल बनाओगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप पहले नंबर पे आप एनालिसिस ऑफ ऑडियंस करोगे, ऑडियंस का एनालिसिस करोगे, फिर आप कम्युनिकेशन का गोल बनाओगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे कम्युनिकेशन का गोल बनाओगे। थर्ड नंबर पे सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आप करोगे
डिज़ाइनिंग मैसेज, मैसेज को डिज़ाइन करोगे। 5th नंबर पे आप करोगे प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग एक्टिविटीज़, और 6th नंबर पे आप करोगे एवोल्यूशन ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, आप देखोगे कितना आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रभावी हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लिकर्ट समेटिव रेटिंग स्केल। लिकर्ट समेटिंग स्केल्स वाले होते हैं ना, मतलब मान लो मैंने आपको कोई रेसिपी टेस्ट कराई, उसके बाद मैंने पूछा आपको वो रेसिपी टेस्ट में कैसे लगी, तो आप बोलोगे गुड लगी, वेरी गुड लगी, या बैड लगी, या एवरेज लगी, तो उसके नीचे आप क्या दे दोगे, उसे मार्क्स दे दोगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लिकर्ट समेटेड रेटिंग स्केल। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लिकर्ट समेटिंग रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि आपको ये सेटिस्फाई आप हो नहीं हो, अगर आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो तो इसमें टिक मार दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से फिर ये पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समेटिंग रेटिंग स्केल बोलते हैं। तो इस तरीके के स्केल जब आप बनाते हो तो किस तरीके से आप बनाते हो, क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं, यही क्वेश्चन में आया है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें इन्होंने स्टेप्स पूछेंगे कौन कौन से स्टेप्स आपके होते हैं। तो पहला नंबर पे इन्होंने दिया है ट्रायल टेस्ट ऑन स्मॉल सैंपल। ठीक है, सेकंड नंबर पे दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे दिया है आइटम एनालिसिस, फोर्थ नंबर पे दिया है एनालिसिस ऑफ आइटम्स बाय एक्सपर्ट, और थर्ड नंबर लास्ट नंबर दिया है इन्होंने रिलायबिलिटी एस्टिमेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम। सबसे पहले आप क्या करोगे, आइटम को कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आएगा इवोल्यूशन ऑफ आइटम बाय एक्सपर्ट। फिर जो भी आपने आइटम बनाए उन्हें एक्सपर्ट्स को, आइटम मतलब क्वेश्चंस, ठीक है, एक तरीके से क्वेश्चंस को हमने आइटम बोला है इसमें। ठीक है, जो आइटम बनाए उन्हें आप क्या करोगे, एक्सपर्ट को दिखाओगे। थर्ड नंबर पे आया है आपका ट्रायल टेस्ट ऑन स्मॉल सैंपल। ठीक है, स्मॉल सैंपल पर आप ट्रायल टेस्ट करोगे। फोर्थ नंबर पे है आइटम एनालिसिस फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है आपका रिलायबिलिटी एस्टिमेशन। फिर आप आइटम का एनालिसिस करोगे, उसके बाद रिलायबिलिटी देखोगे कि आपके क्वेश्चन ठीक से बने हैं या फिर नहीं बने हैं। ठीक है, उसका रिलायबिलिटी का एस्टिमेशन करोगे कि कितने सही क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, क्या सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्ट द आइटम करोगे, फिर आप करोगे एवोल्यूशन आइटम बाय एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट से एवोल्यूट कराओगे। थर्ड नंबर पे करोगे ट्रायल टेस्ट ऑन स्मॉल सैंपल, आपने कुछ छोटे सैंपल्स पे पहले उसको चेक करके देखोगे। फिर फोर्थ नंबर पे आइटम का विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे आइटम का। ठीक है, लास्ट नंबर पे आप करोगे रिलायबिलिटी चेक करोगे। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनर्स। ठीक है, आपको जो क्वेश्चनरीज बनानी है, क्वेश्चनर्स बनाने हैं, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आप करोगे डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस का फॉर्मेट है उसको आप डिसाइड करोगे। थर्ड नंबर पे आप करोगे कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चनर्स। ठीक है, फिर आप अपने क्वेश्चनर को कंस्ट्रक्ट करोगे थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे करोगे और जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए उनके ऑर्डर एंड सीक्वेंस लगाओगे। और लास्ट में फाइव नंबर पे राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर रिस्पॉन्डेंट। फिर आप लास्ट में क्या डालोगे, जो भी आपके रिस्पॉन्डेंट है जो आपको जवाब देने वाले हैं उनके लिए आप कुछ इंस्ट्रक्शन डालोगे जो उन्हें फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या बनाया है आपने, आइडेंटिफाइंग द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे है डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड नंबर पे है आपने कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है आपका ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, और लास्ट नंबर पे है आपका राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉवर्टी इज़ अ बेसिक कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो सही बात है, जो पॉवर्टी है वो आपका एक बेसिक रीज़न है, बेसिक कॉज है जिसके चलते आपके अंदर क्या देखने को मिल रही है, बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड है पॉवर्टी कंट्रीब्यूट्स टू अंडर न्यूट्रिशन बाय एडवर्सली इन्फ्लुएंस फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। हाँ, हाउसिंग एंड लिविंग इन्वायरमेंट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने, जो पॉवर्टी उसके चलते आपका क्या है, एक तो फूड सिक्योरिटी, आपके पास फूड नहीं है तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होगी आपको। ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस करेगी। हाउसिंग और लिविंग इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी, आप अच्छी जगह नहीं रह पाओगे। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, आपको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, ये आपके ट्रू हैं। ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, ट्रू हैं। ये बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये इसका आंसर ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिस्पर्स डाई आर अप्लाइड टू पॉलिएस्टर, जब डिस्पर्स डाई को हम पॉलिएस्टर पे अप्लाई करते हैं एट लोअर टेम्परेचर, किस पे, लोअर टेम्परेचर पे, कैरीज आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट पेनिट्रेशन ऑफ द डाई मॉलिक्यूल्स इनटू द फैब्रिक। तो हमें क्या वहाँ उसमें कैरियर्स डालने होंगे ताकि जो हमारी डाई है वो अच्छे से फाइबर तक पहुँच सके। ठीक है, तो ये ठीक बोल रहा है वाली बात ये, क्योंकि इस पॉलिस्टर में डिस्पर्स डाई अच्छे से नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो हमें उसमें कैरियर्स को डालना पड़ता है। ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एलिमिनेट द नीड्स ऑफ कैरियर्स। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर यूज़ करते हैं ना हम, तो अगर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हमारा क्या करता है, कैरियर्स की ज़रूरत हमें नहीं होती। कैरियर क्या है, वो जो आपका डाई को आपके मॉलिक्यूल्स तक लेके जाएगा केमिकल। ठीक है, उसको कैरियर्स बोल रहे हैं। तो दोनों ही ट्रू हैं ये। ठीक है, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो द, ये भी आपका वही है, लॉन्गर आउटसाइड वॉल्स शुड रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड शॉर्टर वंस इज अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका जो लंबी वॉल जो है वो आपको कहाँ देनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देनी चाहिए, और जो शॉर्टर वॉल है वो आपको लंबी वॉल आपको देनी चाहिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, शॉर्टर वॉल देनी चाहिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, the cause minimum wall area to expose to the direct sun rays and thus cause less absorption radiant of heat। तो ये दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, ताकि आपको धूप से बचाया जा सके। ठीक है, तो दोनों ही क्या हैं, ये आपके ट्रू हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग सर्व डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, तो ये क्या है, आपके जो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट है और जो आपके पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है वो डेवलपमेंट पर्पस को सर्व करता है, तो ट्रू है। ठीक है, ये आपका ट्रू है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है क्या, अच्छा एक वाला क्वेश्चन छूटा है। हाँ ठीक है, ये वाला अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन छूट गया है। इसके बाद है आपका, अ डॉक्टर डेवलप्स अ वैक्सीन विद एन इंटेंट टू प्रिवेंटिंग फ्यूचर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बट इट्स हार्म्स पीपल, दिस कैन नॉट बी कंसिडर एज एग्रेसिव एक्ट। हाँ ये ट्रू है ये बात, क्योंकि अगर उसने तो फ्यूचर में कि कोई बीमार ना हो इसके लिए बनाई गई थी, लेकिन वो अब साइड इफेक्ट हो गए हैं, तो इसको हम एग्रेसिव एक्ट तो नहीं कह सकते। ठीक है, उसने तो अच्छे से ही बनाई थी डॉक्टर। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इज इंटेंट अंडरलाइंग द एक्टर्स बिहेवियर, नॉट ऑल बिहेवियर रिजल्टिंग इन द हार्म्स आर कंसिडर एग्रेसिव। ये भी बात सही है कि जो सच में आपको हार्म कर रहा है उसी को, जो आप जानबूझ के हार्म कर रहे हो किसी को, उसको हम एग्रेशन बिहेवियर में रखेंगे। जो अनजाने में कोई अगर आपसे कोई दूसरा हार्म हो जा रहा है तो वो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर में नहीं आएगा। तो दोनों ही क्या है, हमारे ट्रू हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग सर्व डेवलपमेंट पर्पस। तो दोनों ट्रू हैं। जो आपका पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग होता है और जो डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग होते हैं, ये डेवलपमेंट पर्पस को सर्व करता है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए होते हैं मेन। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोला है इसने, दे सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट नॉट आइडियाज़ एंड मैसेज। नहीं, ये गलत है। ये आइडियाज़ और मैसेजेस को भी क्या करते हैं, सर्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही बेचें, ये आपके आइडियाज़ को भी स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, दे सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट नॉट आइडियाज़ एंड मैसेजेस, ये दोनों को करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें ए ट्रू है और जो आर है स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड मेजर एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परमिट्स द रिसर्चर टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस ऑन द सेम सब्जेक्ट ओवर रिपीटेड ट्रायल्स। ठीक है, ये क्या है, रिपीटेड मेजर्स एनोवा परमिट्स द रिसर्चर टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस ऑन द सेम सब्जेक्ट ओवर रिपीटेड ट्रायल्स। ठीक है, अलग अलग ट्रायल्स में आप एनोवा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो मीन्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड मेजर्स एनोवा परमिट्स द, बार बार हम अगर एनोवा को मेजर करेंगे, परमिट्स द रिसर्चर डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस, दोनों के मीन के डिफरेंस को आप चेक कर सकते हो अलग अलग ट्रायल्स में। ठीक है, रिपीटेड ट्रायल्स में, तो ये तो ट्रू है। दूसरा है आपका, repeated measures ANOVA is not used to testing design where subjects are measured before, during and after the treatment। तो ये वाला जो है ये फॉल्स है आपका। ठीक है,
अब इन्होंने हमें पैराग्राफ दिए हैं, उस पैराग्राफ के हमें क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। पैराग्राफ दिया हुआ है तो उस पैराग्राफ के क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ग्रुप दैट इज लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम सीवियर डिजीज़ एंड डेथ फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि कोविड-19 से सबसे जो कम इफ़ेक्ट हुआ वो कौन सा ग्रुप था। तो ये आप ऊपर देखोगे ना, तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है इन्होंने कि ये देखो पहली लाइन में दे रखा है, although children and adolescents are less likely to suffer from severe disease and death from COVID-2, ठीक है। तो ये आपका पहले कोविड-19, ठीक है, ये आपका पहली ही लाइन में इसका आंसर दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा ग्रुप जो है आपके चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स जो है उनको सबसे कम इफेक्ट किया कोविड ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमन रीज़न फॉर डिसरप्शन इन क्रिटिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज इंक्लूड, ठीक है। कॉमन रीज़न फॉर डिसरप्शन, ठीक है, क्रिटिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज इंक्लूड, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधानों के सामान्य कारण सम्मिलित है। तो इन्होंने पूछा है सामान्य कारण क्या सम्मिलित हैं आपके। तो देखो इसका ये दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे फियर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इसमें दे रखा है फियर ऑफ इन्फेक्शन, जिसके चलते क्या है हम अच्छे से उसको नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये आपका इसमें मेन आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा फियर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जिसके चलते आपका कॉमन रीज़न है कुछ, तो फियर ऑफ इन्फेक्शन उसका कॉमन रीज़न है जिसके चलते आपका क्या हुआ, ये न्यूट्रिशनल सर्विसेज सही से काम नहीं कर पाई, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ कंट्रीज विच रिपोर्टेड रिडक्शन ऑफ एटलीस्ट 10% compared to the same time in 2019 in coverage of maternal health services, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, उन देशों की लगभग संख्या जिन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में 2019 में की सभी अवधि की तुलना में न्यूनतम 10% की कमी रिपोर्ट की। अब देखो इसका आंसर इन्होंने कहाँ दे रखा है, इसका आंसर उन्होंने दे रखा है यहाँ, ये ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा है, जो 2019 है, ठीक है, 2019 में लगभग ओवर द 1/3 ऑफ द 148, ठीक है, लगभग 148 के 1/3 लोग, ठीक है, 1/3 लोग जो हैं वो हमारे क्या है, 1/3 देश, ठीक है, कंट्रीज़ की बात कर रहा है, 1/3 कंट्रीज़ में 148 कंट्रीज़ में से 1/3 कंट्रीज़ ने आपका 10% तक जो 10% तक आपके 1/3 कंट्रीज सर्वे एम्प्लॉयड टू द रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन घटाओ जो है वो किया। तो कितना है 148 का 3rd%, तो आप 3rd से अगर डिवाइड करोगे 148 को तो कितना आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में इन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स में से हमें आंसर निकालना है। इसमें क्या आएगा 148 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि 148 देशों के 1/3 लोगों ने 2019 तक 10% कम अपना रिडक्शन कर लिया है, ठीक है। तो इसमें है आपका, अब 148 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12, ठीक है, बचा 2, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 49 आंसर आया। तो 49 तो इसमें है नहीं, तो उन्होंने क्या दे रखा है 50 दे रखा है, ठीक है। तो 50 आपका 50 देशों ने अपने उसमें 2019 तक क्या कर लिया है, 10% तक कंपेयर कर लिया है, ठीक है। उन्होंने बोला है ना कि 148 देशों के 148 देशों के 1/3 भाग ने क्या किया है, अपने आप को 2019 तक कम कर लिया है, ठीक है। जिस भी नंबर में अप्रॉक्सिमेट कंट्रीज रिपोर्टेड रिडक्शन एटलीस्ट, ठीक है, जो इन्फेक्शन वाली डिजीज थी उससे अपने आप को घटा लिया है। तो आपने क्या किया, 148 टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, तो उसका अगर 1/3 निकालोगे तो उससे डिवाइड कर दोगे 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा 49 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 49 इसमें दिया होता तो आप 49 लगाते, पर 49 नहीं दिया तो आप इसमें 50 लगा सकते हो, ठीक है। फिर है आपका अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ कंट्रीज दैट रिपोर्टेड रिडक्शन ऑफ 10% और हाइयर इन द विटामिन ए सप्लीमेंट्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है, विटामिन ए के भरण में 10% या अधिक की कमी की रिपोर्ट करने वाले देशों की लगभग संख्या कितनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखना है, इसमें है अबाउट अ क्वार्टर ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे आप देखोगे विटामिन ए के कितने 10% लोगों ने
विटामिन ए डिफिशियंसी पे कंट्रोल किया है, रिडक्शन आपका लाया है। तो ये है आपका विटामिन ए वाला, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अबाउट, इसका आंसर यहाँ मिलेगा, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ दीज कंट्रीज रिपोर्टेड रिडक्शन ऑफ 10% ऑफ अ हायर इन विटामिन ए, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। अभी तक हमें एक तिहाई किया था ना पिछले वाले में, यहाँ क्या आएगा, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, ठीक है, चौथाई पार्ट। तो एक चौथाई देशों ने क्या किया है, अपना 10% कम किया है विटामिन ए डिफिशियंसी को लेकर के, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ कंट्रीज दैट रिपोर्टेड रिडक्शन ऑफ 10% और हायर इन विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ठीक है, 10% को घटाया और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन में बढ़ोतरी की है। तो इसके लिए ऊपर देखा हमने इसका आंसर, तो अभी कितना है 148, तो हमारे पास टोटल देश हैं, ठीक है, जैसा भी हमने सॉल्व किया था। 148 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 3 जा 12, बचा 2 और 8, ठीक है। तो आपने, और 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 28, तो आपका कितना आया, टोटल 37 कंट्रीज आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो टोटल कितनी है, एक चौथाई के हिसाब से 37 कंट्रीज़ में आपका ये काम हुआ है। तो छोटी सी कैलकुलेशन भी इसमें कभी कभार आ जाती है, अपना दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग चेक कर रहा है कितना आप जागे हुए हो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ, क्या बोला, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस सैम और वॉशिंग बाय द एंड ऑफ 2022, ठीक है। तो 2022 तक आपका जो द एस्टिमेशन ऑफ कितना है आपका 6.7 मिलियन होगा, ठीक है, 6.7 मिलियन। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ये, इसका आंसर 6.7 मिलियन है। अगर पैराग्राफ में आप देखोगे तो पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन में, ठीक है, ये है इसका आंसर। 6.7 मिलियन चिल्ड्रन आर 6.7 मिलियन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वॉस्टिंग बाय द एंड ऑफ 2020, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। तो पांचों आंसर आपको समझ में आ गए। तो इसमें सिंपल आंसर ये देते हैं आपका, ठीक है, सिंपल आंसर आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उससे आंसर आपको निकालना है। अब इसी तरीके से एक और पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने, यानी कि 10 क्वेश्चन तो अगर आपने ढंग से पढ़े हैं तो आप इससे ही क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रुप दैट इज लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम, अच्छा ये तो हो चुका है वाला पैराग्राफ, अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है 2.5 ईयर हेड स्टार्ट एज मैंशनड इन द पैराग्राफ मीन्स दोज वुमेन्स हु, ठीक है। तो ये जो आपका है, जो उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट का अर्थ है, ठीक है। तो 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट का अर्थ क्या है उपयुक्त गद्यांश में, ठीक है। तो इसका आंसर हम ढूंढेंगे। देखो इसका जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहले वाले पैराग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पे है ये 2.5, जो 2.5 लोग वो हैं जिन्होंने आपको इसको देर से ज्वाइन किया था, जॉइंड लेटर, ठीक है, जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, ठीक है। तो 2.5 है, तो ज्वाइन लेटर आपका आएगा इसमें। देखो यही कंफ्यूज करता है, जो 2.5 इसमें है, ये क्या बोल रहा है, 2.5 है, हेड स्टार्ट इज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ मीन्स हुज वुमेन्स हु जॉइंड अर्लियर, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ देखोगे हिंदी में अगर हम देखें तो उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट का अर्थ है। तो यहाँ पे दिया गया है 2.5 स्टार्ट का, इस कार्यक्रम में के साथ जल्दी जुड़ने वाली लक्ष्मी जैसी महिलाओं को देर से जुड़ने वाली महिलाओं की अपेक्षा 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट मिला है, यानी कि जो पहले जुड़ी हैं, ठीक है, उनको बाद में जुड़ने वाली महिलाओं की अपेक्षा 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट मिला है। तो इसमें यही है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो इसमें यही है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अर्ली ज्वाइन, ठीक है, जो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उनको हेड स्टार्ट मिला है ये, ठीक है। तो इसमें अर्ली ज्वाइंड आएगा आंसर। उसके बाद 97 वाला क्वेश्चन है हाउस होल्ड इनकम फॉर अर्ली अडॉप्टर इंक्रीज बाई। तो जो अर्ली अडॉप्टर है उनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक।
ठीक है, तो फिर इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हाउस होल्ड इनकम फॉर अर्ली अडॉप्टर इंक्रीज बाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाउस होल्ड अडॉप्टर्स हैं उनकी कितनी हाउस होल्ड इक्विपमेंट जो है वो हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ी। तो ये लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 19%। ठीक है, तो इनकी कितनी बढ़ी है, 19% बढ़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा आपका। तो इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, इंडिया हैज़ हाउ मैनी SHGs मेंबर्स। ठीक है, इंडिया में कितने SHG मेंबर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं हमारे इंडिया में। तो इसका आंसर आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका वैसे आंसर 72 मिलियन है। तो इसका आंसर आप देखो, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इंडिया में कितने हैं, 72 मिलियंस जो हैं आपके पास SHG मेंबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, 6.6 मिलियन तो हमारे वहाँ SHG काम कर रही है। ठीक है, करंटली इंडिया में 6.6 मिलियन तो हमारे पास SHG काम कर रही है और 72 मिलियन हमारे पास क्या है, मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 72 मिलियन। ठीक है, इसका आंसर यही मिल जाता है आसानी से अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम से सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको किसको मिला। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप ऊपर अगर वापस जाएँ हम, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ में ऊपर की तरफ देखना है, जिन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम दैट हु दे आर मोर ईयर ऑफ स्कूल, दोज दो मोर ईयर ऑफ स्कूलिंग लार्ज बूस्ट ऑफ द। ठीक है, यहाँ इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो इसका आंसर सामने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये लिखा हुआ है, सी इसका आंसर है। ठीक है, फिर 100 वाला क्वेश्चन है आपका, रिसर्च सपोर्ट्स प्रोवाइडिंग एम्फेसिस ऑन। ठीक है, रिसर्चर्स को जो हम सपोर्ट करते हैं वो मेन किस किस चीज़ पे अपना एम्फेसिस करती हैं। तो इसका आंसर है मोर ट्रेनिंग। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा आपका मोर ट्रेनिंग। ठीक है, मोर ट्रेनिंग है इसका आंसर। और मोर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, मोर लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ मोस्ट मार्जिनाइज्ड, और फिर है जनरेटिंग लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये 4 इसके आंसर्स हैं। इसमें सी इसका आंसर नहीं है। तो पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो आपको ये चारों चीज़ें वहाँ पैराग्राफ में मिल जाएंगी। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर आज पूरा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।